गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेशनल। फर्स्ट क्या न्यूज़ है? मोदी की भूटान यात्रा। मोदी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री। तो ये भूटान की यात्रा पर गए थे, कारण गेस्ट थे, गेस्ट इन बर्थडे पार्टी। किसका बर्थडे था? भूटान के नरेश का। भूटान के राजा का बर्थडे था, उसी में गेस्ट थे। उनका नाम क्या है? जिग्मे खेसर। एक आध बार कहीं नाम हो सकता है पूछ लिया जाए। जिग्मे खेसर, नाम ग्याल वांगचुक। तो इतने से काम चला लेंगे, जिग्मे खेसर से आपको मैच हो जाएगा। दूसरी न्यूज़ क्या है? वहीं पर जो गए, वहां पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन किया गया। नाम क्या है? पुनात सांगछू। पुनात सांगछू। ये जल विद्युत परियोजना है जिसका उद्घाटन किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये परियोजना कहाँ स्थित है? बताएंगे भूटान की है। नेक्स्ट अनाउंस किया है एलओसी का। एलओसी की घोषणा। एलओसी क्या होता है? कितने एलओसी की घोषणा की गई है? 4000 करोड़ की। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल आप लोग जानते होंगे। यहां पर एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट है। लाइन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब आप लोग जानते हैं क्या? कर्ज, लोन, ऋण, जो भी कहना चाहें। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब 4000 करोड़ तक का लोन या क्रेडिट वो ले सकता है। कौन? भूटान। एलओसी की घोषणा 4000 करोड़ की भारत के द्वारा की गई है। मतलब भारत ने कहा है, मोदी जी ने कहा कि आप 4000 करोड़ तक का लोन हमसे ले सकते हैं। इस पर ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन ब्याज की दर क्या होगी? लोन है तो ब्याज तो देना पड़ेगा, ब्याज की दर लेकिन कम होगी। इसको बोलते हैं कंसेशनल लोन। ठीक है। एक और इवेंट यहाँ पर हुई, पिपरहवा अवशेष की। पिपरहवा अवशेष ये किसके हैं? गौतम बुद्ध के अवशेष थे, जिन्हें भेजा गया था भूटान। कहाँ भेजा गया था? भूटान में। तो ये उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्थान से प्राप्त हुए थे गौतम बुद्ध जी के अवशेष। वहां भेजे गए, कारण क्या था? वहां एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जिसके लिए वहां पर सिर्फ देखने के लिए भेजा गया था। फेस्टिवल का नाम क्या था? ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। पीस प्रेयर फेस्टिवल, शांति के लिए उत्सव मनाया जा रहा था। तो ये हो गया वहां पर हमारी कुछ बातें। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रपति की यात्रा। राष्ट्रपति की यात्रा। कहाँ के राष्ट्रपति? हमारे खुद के राष्ट्रपति। कौन है इसमें? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये यात्रा पर गई थी। 2 यात्राएं इन्होंने की। कौन कौन सी? एक तो अंगोला की यात्रा पर गई, और अंगोला के बाद बोत्सवाना। ये दोनों ही अफ्रीकन महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीकी महाद्वीप में है। तो यहाँ पर जो कुछ मुख्य बातें हुई वो हम देखते हैं। अंगोला की कभी आप देखते होंगे तो राजधानी मैचिंग के लिए आता है। तो अंगोला की राजधानी है लुआंडा। ठीक है।
और अंगोला भारत के लिए जरूरी है ऊर्जा सुरक्षा के लिए। हम वहां से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करते हैं, तेल एंड गैस का आयात करते हैं हम लोग, इसलिए हमारे लिए अंगोला इम्पोर्टेंट है। वहां की सबसे एक अच्छी बात क्या है, वहां की जो संसद है वहां पर 39% महिलाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संसद है वहां की वो ज्यादा इंक्लूसिव है, ज्यादा समावेशी है। समावेशी का मतलब हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। तुम भारत में जैसे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 14% के आसपास है, 13-14%, ठीक है। तो वहां पर 39% महिला का रिप्रेजेंटेशन एक उपलब्धि है। मतलब अंगोला में संसद में महिला सशक्तिकरण की स्थिति भारत से बेहतर है। क्यों? नोट में आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या, भारत में अभी हमने बिल पास किया है किस बात के लिए, 1/3 आरक्षण दिया है। किसको? महिलाओं को, जो अभी लागू नहीं हुआ है। क्षण महिलाओं को कहाँ? संसद में। क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में बहुत कम है। अंगोला की एक बात क्या है, यह अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष भी है। इस बात को याद रखेंगे, अभी आगे काम आएगी ये बात, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष वाली। इसके बाद हमारी जो राष्ट्रपति महोदया थी वो यात्रा पर गई, कहाँ की? बोत्सवाना। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? आराम आराम से आप लोग पढ़ेंगे, समझ में बेहतर आएगा। गैबोरोन, GABORONE, गैबोरोन उसकी राजधानी है। वहां पर खास बात हुई, 8 चीता देने की बात कही। ठीक है, या देने पर सहमति हुई है। किसको? हम लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ क्या चीतों की कमी है। अगर हम देखें चीता का इतिहास भारत में, तो भारत में चीता की स्थिति क्या है? भारत में चीता विलुप्त है। टाइगर की बात हम नहीं कर रहे हैं, टाइगर और चीता दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग जानवर है, पशु हैं। तो भारत में चीता विलुप्त है कब से? 1952 से। इसीलिए भारत में हम लोग चीता अफ्रीका से मंगा कर उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या चलाया था, एक प्रोजेक्ट चलाया था हम लोगों ने। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत हम अफ्रीका से चीता क्या कर रहे हैं? मंगा रहे हैं। तो इस क्रम में हमने कहां कहां से मंगाया? पहले हमने मंगवाया था नामीबिया से, फिर मंगवाया साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से, है ना। अब हम कहां से दे रहे हैं? बोत्सवाना से बात हो रही है। तो ये लाए जाएंगे चीता, फिर इनको नेशनल पार्क में बसाया गया था। जैसे नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो लाए थे उनको हमने बसाया था कहाँ? KNP में। KNP मतलब के फॉर कूनो, N फॉर NATIONAL, कूनो नेशनल पार्क, ये MP में है, यहाँ बसाया गया था। जब ये बसाया गया था तो आपको याद होगा विश्व में पहला ये माइग्रेशन था ट्रांस कॉन्टिनेंटल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच होने वाला यह विश्व का पहला स्थानांतरण था किसी प्रजाति का।
तो अभी 8 चीता देने पर सहमति हुई है। तो ये हो गया यहाँ के बारे में। नेक्स्ट थर्ड है शेख हसीना के बारे में। शेख हसीना को फांसी की सजा। आप लोगों को याद क्या रखना है, मेन चीज ये होती है कि न्यूज में क्या है। जैसे शेख हसीना कौन है, इनको फांसी की सजा क्यों दी गई। तो शेख हसीना कौन है पहले तो ये जानना जरूरी है। तो ये बांग्लादेश की एक्स सीएम है। एक्स सीएम से अच्छा है अपदस्थ हैं। अपदस्थ पीएम है, सीएम नहीं पीएम है। कहाँ ये रह कहाँ रही हैं? भारत में रह रही हैं। भारत में निर्वासित हैं। एड्रेस मत पूछिए आप लोग कहाँ हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता है। भारत में निर्वासित जीवन यापन कर रही हैं। अब घटनाक्रम क्या हुआ था जिसकी वजह से इनको फांसी दी गई। तो बांग्लादेश की सीएम थी। पिछले साल अगस्त की बात है, अगस्त 2025 की घटना है। इसमें क्या हुआ था, वहां के छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया। छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, और उसमें जो गोलीबारी का आदेश दिया गया था, उसमें गोलियां चली, जिसका आदेश इन्होंने दिया था, पीएम द्वारा आदेश। पीएम कौन था? शेख हसीना जी थी। तो यहाँ पर जो हुआ, उस अपराध को बोला गया कि इन्होंने जो गोलियां चलाई उसकी वजह से, गोलियां चलवाई उसकी वजह से अपराध हुआ मानवता के विरुद्ध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध अपराध, और बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या हुई। तो क्या कहते हैं इसको? नरसंहार। तो ये दो अपराध हुए। इन्हीं को लेकर जो वहां की अंतरिम सरकार थी, उन्होंने एक कोर्ट का गठन किया जिसका नाम है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। INTL मतलब इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। ये बांग्लादेश के क्राइम ट्रिब्यूनल है। इन्हीं अपराधों के लिए सजा दी है इसने। किस चीज की? फांसी की सजा दी है। ठीक। अब यहां पर क्या रिएक्शन है? तो इस पर भारत का अपना बयान है, हसीना का भी अपना बयान है, शेख हसीना जी का। तो शेख हसीना जी ने कहा क्या, हमें स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि स्थिति क्या है, बस, और कुछ नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता है कोई समझ में ना आए। शेख हसीना ने कहा सीधा, ये मामला जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसका मतलब क्या होता है कि राजनीति से प्रेरित है। अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड का मतलब ये हुआ कि हमने अपराध नहीं किया है, सिर्फ जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये ट्रिब्यूनल गठित किए और हमको फांसी की सजा दिलवाएं। दूसरा है, तो इसको डिफेंड कर रही है कि साथ जो सजा दी गई है वो गलत है। कैसे? एक तो रीजन ये है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, दूसरा है इनको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। पक्ष रखने का अवसर, पक्ष कैसे रखते हैं? वकील के माध्यम से। तो इनको कोई वकील ही नहीं मिला, तो पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया, इसलिए भी ये जजमेंट ठीक नहीं है। और तीसरा, वहां पर जो जज काम कर रहे हैं, जज दबाव में है। ये 3 रीजन इन्होंने कहे हैं। अब यहाँ पर एक इश्यू भारत के साथ ये आता है कि भारत की प्रत्यर्पण संधि है। प्रत्यर्पण संधि किसके साथ में है? बांग्लादेश के साथ में।
प्रत्यर्पण संधि होता क्या है पहले तो हम ये समझते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। होता क्या है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, प्रत्यर्पण संधि? दो देश, संधि का मतलब होता है समझौता। तो दो देशों के बीच में, दो देशों के मध्य अपराधियों का आदान प्रदान, एक्सचेंज। आदान प्रदान का मतलब अदला बदली मत समझिएगा। अदला बदली में ये होता है कि एक के बदले एक। यहाँ पर आदान प्रदान से तात्पर्य सिर्फ ये है कि मान लीजिए एक ए देश है, एक बी देश है, ठीक है। यहाँ पर ये है मिस्टर सेंट, ठीक है। इन्होंने यहाँ, ए यहाँ के निवासी थे बी के, यहाँ कोई अपराध किया और ये चले आए यहाँ ए में, ठीक। अब ये अपराध से बच गए, यहाँ पे कार्रवाई चल रही थी कोर्ट की, ए में चले गए। अब इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये देश बदल गया। तो ऐसी स्थिति में बी इन पर कार्रवाई कैसे करेगा? बी इन महोदय पर कार्रवाई कैसे करेगा जबकि ए में भाग गए हैं? तो इसके लिए प्रावधान होता है कि अगर इन देशों के बीच में प्रत्यर्पण संधि है, दोनों के बीच, तो ए क्या करेगा? इनको उठाएगा, जेल में बंद करेगा और इनको दे देगा। इसी को बोलते हैं प्रत्यर्पण, और इसको लेकर जो संधि होती है उसको बोलते हैं प्रत्यर्पण संधि। आगे बढ़ते हैं। तो ये संधि कब हुई थी? हमारी और बांग्लादेश की 2013 में हमने हस्ताक्षरित किया था। लेकिन यहाँ पर भारत को क्या अब इनको सौंप देना चाहिए शेख हसीना जी को, बांग्लादेश को, या नहीं? इस पर अभी सरकार का कोई स्पष्ट बयान तो सामने नहीं आया है। लेकिन क्या विकल्प हो सकते हैं? इनके द्वारा जो अपराध किया गया है, यह अपराध अगर राजनैतिक हो, अपराध राजनैतिक कारणों से है, मतलब जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, तो भारत मना कर सकता है, प्रत्यर्पण से मना कर सकता है कि हम नहीं प्रत्यर्पित करेंगे। या फिर जो सुनवाई हुई है वो निष्पक्ष न हो। सुनवाई निष्पक्ष नहीं, तो सुनवाई निष्पक्ष तो हुई नहीं है। सुनवाई निष्पक्ष ना हुई हो तब भी भारत प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। और सुनवाई निष्पक्ष नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि उनको पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया। तो ये हो गया इस मामले में क्लियर कट स्थिति क्या है। नेक्स्ट है कोर कमांडर स्तर की वार्ता। वार्ता इसके बीच में भारत और चीन के मध्य। क्या मामला था दोनों के बीच? 2020 में अगर आपको याद होगा तो 2020 में दोनों के बीच विवाद हुआ था एलएसी पर। एलएसी पर विवाद हुआ था। एलएसी क्या है? एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एलएसी किसके बीच में है, तो आप बता सकते हैं भारत और चीन के मध्य। नोट में आप लिख लेंगे
एक होता है LOC, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल ये किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के। लोकेशन क्या है अगर हम देखेंगे दोनों की? ये है, एक लाइन यहां से ऐसे खींची, ये हो जाएगी LAC, और दूसरी लाइन ये ऐसे है जो है LOC। वो छोटा है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है अक्साई चिन्ह। और इस पोर्शन पर कब्जा किसका है? चीन का। वहीं दूसरी ओर ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, स्मॉल ओ है, जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ये स्थिति है। विवाद यहां पर हुआ था, ये वाली स्थिति यहां पर। ठीक है, कब का मसला है? 2020 का। तब से संबंध बहुत खराब चल रहे थे। संबंध क्या हो गए थे? बहुत खराब हो गए थे। किसके बीच में? भारत और चीन के। तो अब उनको बहाल किया जा रहा है। और इसको बोलते हैं संबंधों में गर्मी आई है, या संबंधों में गर्माहट आई है। कैसे कह सकते हैं? कुछ घटनाक्रम जो घटित हुए उनको देखते। जैसे अभी वीजा बहाल कर दिया गया है, दोनों देशों ने, विशेष रूप से भारत ने जो है वीजा बहाल किया है। वीजा क्या होता है? वीजा कुछ नहीं, एक अनुमति पत्र होता है, अनुमति दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति भारत में प्रवेश कर सकता है। या हमें चीन जाना है तो चीन से वीजा लेना पड़ेगा, तो चीन से वीजा लेकर ही हम चीन जा सकते हैं। ठीक है, तो वीजा बहाल हो गया, जो बंद कर दिया गया था भारत ने। और जो बॉर्डर ट्रेड है, सीमा पार व्यापार, सीमा पार, वो शुरू कर दिया गया है। तीसरा, जो सीधी जो फ्लाइट थी, सीधी उड़ान का आरंभ। सीधी उड़ान जो एयर क्या बोलते हैं, फ्लाइट से जो जाते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट, इंग्लिश में हो जाएगा डायरेक्ट फ्लाइट। जो विमान से हम लोग जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट फ्लाइट का मतलब सीधे भारत से चीन जाएगी। पहले क्या होता था, साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए जाती थी। और चौथा जो हुआ है, जो बहाल किया है चीन ने विशेष रूप से, मानसरोवर की यात्रा। क्योंकि मानसरोवर कहाँ स्थित है? मानसरोवर है चीन में, जहां से नदी निकलती है। कौन सी नदी? जो आपकी सिंध है और सतलज है, उसी के आसपास के क्षेत्र में स्थित है मानसरोवर। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसमें कौन नियुक्त हुए हैं? विशेष प्रतिनिधि, हिंदी में रिप्रेजेंटेटिव, दोनों तरफ से नियुक्त किए गए हैं। एक तरफ से, हमारी तरफ से अजीत डोभाल, नाम आपने सुना होगा, पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं। ये क्या है इस समय भारत के? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और उनकी तरफ से हैं, मतलब चीन की तरफ से वांग यी, ये भारत से हैं। कई बार नाम पूछा गया है वांग यी जी का एग्जाम्स में, तो याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्या है, G20 सम्मेलन। ये सम्मेलन G20 है क्या? व्हाट इज G20? पहले तो ये पता करें। तो G20 है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, लेकिन अब हो गया है ग्रुप ऑफ 21। ग्रुप ऑफ 21 कंट्री से अच्छा मेंबर्स ज्यादा अच्छा होता है। कंट्री में केवल देश शामिल होते हैं, मेंबर्स में कोई संगठन भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो 21 देशों का या सदस्यों का एक समूह है। 21 देश कौन से हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी याद करने का तरीका क्या है, कंटिनेंट वाइज पकड़िए। जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से 3 देश हैं। कौन से? अमेरिका, अमेरिका के ऊपर है कनाडा, नीचे है मैक्सिको। ठीक, इसके बाद में आता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से 2 देश, एक तो अर्जेंटीना और दूसरा है ब्राजील। यही 2 इंपॉर्टेंट देश ही है वहां पर। नेक्स्ट आएगा यूरोप। यूरोप से कितने देश हैं? जो मुख्य देश हैं, यूके दैट इज ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। ये हो गए यूरोप के। नेक्स्ट हम लोग इधर से ले लेते हैं, अब आते हैं एशिया में। एशिया से पहले अफ्रीका लेते हैं। अफ्रीका में एक ही देश है, साउथ अफ्रीका। ठीक, इसके बाद गल्फ कंट्री, जो खाड़ी देश हैं, रीजन वाइज याद करेंगे तो याद रहेगा। खाड़ी देशों में सिर्फ एक देश है, सऊदी अरब। अब बचा एशिया। एशिया में देखिए आपका रसिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया। कोरिया में एक ही कोरिया एक्टिव है, दैट इज साउथ कोरिया। नेक्स्ट इंडोनेशिया है। इसके बाद हमारा इंडिया स्वयं में है। तो ये हो गए मेजर कंट्रीज। इसके अलावा जो छूट रहा है 2 देश, ये जो एशिया का हिस्सा नहीं है, कौन सा है? एक तो है ऑस्ट्रेलिया का हो गया, यहाँ पर याद रखेंगे। टर्की को हम यही लिख दे रहे हैं। तो ये हो गए ग्रुप ऑफ 21। यहाँ पर जो बचा, 2 संगठन भी इसके मेंबर हैं। संगठन कौन से हैं? 2 संगठन, एक है ईयू यूरोपियन यूनियन और दूसरा है अफ्रीकन यूनियन।
तो ये 2 संगठन हो गए। तो कितने देश हो गए? 3 2 5, 5 4 9, 1 10, 11 12, 12 7 19, 20 और 21 सारे देश हो गए। ठीक है, ये हो गया G20 में जो मेंबर कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं। इनकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और सम्मेलन अभी कहाँ हुआ है? पहले इनकी स्थापना कब देखते हैं। तो शुरुआत हुई 1999 से। कैसे? इनकी स्थापना के पीछे का जो कारण था वो बहुत जरूरी था। एक टर्म में लिखा जाए तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से स्थापना की गई थी। एशिया एशिया एशियाई वित्तीय संकट, हिंदी में एशियाई वित्तीय संकट की वजह से इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। और जब स्थापना हुई 1999 में, उस समय ये जो वित्त मंत्री थे उनकी बैठकों का सम्मेलन हुआ करता था। वित्त मंत्री प्लस जो गवर्नर होते थे उनका सम्मेलन था। 2008 में आपको याद होगा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वैश्विक वित्तीय संकट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। वैश्विक वित्तीय संकट जब आया 2008 में, तब से इसमें शुरू हुआ सम्मेलन हेड ऑफ द स्टेट्स का। हेड ऑफ स्टेट्स का सम्मेलन आरंभ हुआ। तब से इसकी महत्ता बढ़ी। हेड ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है राज्य के प्रमुख, राज्य प्रमुखों का। जैसे भारत में राज्य प्रमुख प्रधानमंत्री, अन्य देशों में कहीं के राष्ट्रपति है, कहीं के प्रधानमंत्री है। तो जो भी हेड ऑफ स्टेट है उसका सम्मेलन आरंभ हुआ 2008 में। ठीक है, तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ हेड ऑफ स्टेट्स का? पहला सम्मेलन हुआ वाशिंगटन में। वाशिंगटन कहाँ है? अमेरिका में। तब से लेकर सम्मेलन लगातार हो रहे हैं। अभी जो सम्मेलन हुआ है 2025 का, ये कहाँ हुआ है? इसको याद रखना है, सारा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फिलहाल। ये हुआ है साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। और इसकी जो थीम थी, थीम का मतलब होता है विषय जिस पर चर्चा की गई, सॉलिडेरिटी, इक्वेलिटी, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, एकजुटता, समानता और स्थिरता। सस्टेनेबिलिटी का होता है सततता, लेकिन यहाँ फिलहाल स्थिरता से संदर्भ में है। ये हुआ 25वें सम्मेलन साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर कुछ चीजें हुई, जैसे जो अमेरिका था इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, यूएसए ने भागीदारी नहीं की, यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जरूरी है, क्यों? कारण क्या था? कारण बहुत जरूरी है कि जो गोरे लोग वहां रह रहे हैं उनके विरुद्ध जो नीतियां हैं अफ्रीका की, उसकी वजह से गोरे लोगों के विरुद्ध नीतियों के कारण, ऐसा कहना है अमेरिका के पीएम का या अमेरिका का।
अमेरिका के पीएम नहीं होते भाई, प्रेसिडेंट का, यूएसए के राष्ट्रपति का। मिस्टर ट्रंप ने ऐसा कहा, इस वजह से इन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक, अब यहां पर 25 में सम्मेलन हुआ। अगला सम्मेलन 2026, ये कहाँ होगा? 2026 का सम्मेलन होना है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डोराल में। डोराल जगह है, अमेरिका में होना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हैंडओवर किया जाता है चार्ज की भाई अगले साल को होगा, तो खाली कुर्सी को ही जो थी उसको चार्ज हैंडओवर कर दिया साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने, क्योंकि यूएसए तो था नहीं। यहाँ एक और चीज बनती है G20 के बारे में पूछा जाता है कभी कभी, ट्रोयका। ट्रोयका का मतलब होता है 3 देश। कौन से? एक तो जो अध्यक्षता कर रहा है वो करंट, एक होगा फ्यूचर का कौन सा था, और एक होता है पास्ट का कौन था। तो अभी सम्मेलन ये हुआ है करंट में 2025 का, तो पास्ट क्या होगा इसका? पिछला साल 2024, अगला होगा 2026। तो ट्रोयका में कौन से 3 देश हो गए? करंट कौन है? साउथ अफ्रीका जिसने अध्यक्षता की। अगला कौन सा होगा? अमेरिका। और इसके पहले कौन था? इसके पहला था ब्राजील। ये बना ट्रोयका इस बार का। चूंकि अमेरिका था नहीं कोई बात नहीं, बट हमें याद तो रखना ही है एटलीस्ट। तो ये हो गया ट्रोयका। ट्रोयका में अगर देखते हैं, इससे पहले एक सम्मेलन हुआ था 2023 का। 2023 का सम्मेलन जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हुआ था भारत में। ठीक है, यहाँ एक बात और याद रखनी है, जो ये सम्मेलन हुआ है अमेरिका साउथ अफ्रीका में, यह अफ्रीका का पहला सम्मेलन है। अफ्रीका में आयोजित, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, आयोजित प्रथम सम्मेलन। तो ये हो गया इसके बारे में। यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने एक बात कही है एआई इम्पैक्ट समिट की। एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाकी इम्पैक्ट आप लोग जान रहे हैं, IMPACT। इसका आयोजन हो रहा है 2026 में भारत में। इसके लिए इन्होंने इनवाइट किया सबको, तो ये याद रखेंगे। एक और चीज वहां पर हुई है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इस पर समझौता या सहमति बनी है। इसको याद रखना, हो सकता है पूछा जाए कि कहां पर इसको लेकर सहमति बनी, तो साउथ अफ्रीका में G20 के सम्मेलन में। ठीक है, नेक्स्ट है इब्सा डायलॉग फोरम। संवाद फोरम, इब्सा की बैठक भी इसके साथ ही हुई है, G20 के साथ में ही इब्सा की बैठक हुई है। इब्सा का मतलब क्या होता है? इब्सा 3 देशों का समूह है।
3 देशों का समूह। कौन से 3 देश? I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील और SA फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, 3 देशों का समूह है। शुरुआत कब से हुई थी इप्सा की बैठक की? 2006 से। कहाँ हुआ था सम्मेलन? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में। देयर आफ्टर लास्ट हुआ था 2011 में, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में। साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका। अभी यहाँ पर ये क्या है? जैसे इंडिया है, इंडिया कौन से कंटिनेंट में? इंडिया है एशिया महाद्वीप में। ब्राजील साउथ अमेरिका महाद्वीप में या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और साउथ अफ्रीका है अफ्रीका महाद्वीप में, है ना? तो 3 कंटिनेंट, 3 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करता है, का प्रतिनिधित्व करता है यह। ठीक है, तो ये तीनों महाद्वीप के जो देश हैं, एक अपने अपने महाद्वीप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है? एक मंच प्रदान करता है, चाहे एक फोरम है जहां ये आपस में बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात को लेकर बातचीत की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार किए जाए। यूनो सुधार अब आवश्यक है। सुधार के रूप में क्या है? मेन है जो सुरक्षा परिषद, उसका विस्तार किया जाए। क्यों? क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र संघ या सॉरी क्योंकि अब क्या है कि वैश्विक परिदृश्य पूरा बदल चुका है। उस समय का जो विश्व था 1945 का, वो दूसरा था, अभी दूसरा है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है और भारत में 17-18% जनसंख्या रहती है विश्व की, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होना अति आवश्यक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यूएनओ में रिफॉर्म। तो इन सब मुद्दों के लिए आपसी सहमति बनाने में ये काम आते हैं संगठन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंस एंड्रयू। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू सेक्स कांड में घिर गए हैं। क्या मसला है इनका? मसला इनका काफी पुराना है। तो हुआ क्या, ये प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन के प्रिंस है, इनसे शाही उपाधि छीन ली गई है। मतलब ये अब प्रिंस नहीं रहे, और ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है इनके लिए एटलीस्ट। तो मामला क्या है इनका, क्यों छीनी गई? अमेरिका की एक यूएसए की एक लड़की है जिसका नाम था वर्जीनिया ग्रोफ। नाम ही है वर्जीनिया, आपको नाम नहीं याद रखना है। 2001 की घटना है जब इन लोगों ने, वो 17 साल की थी, मिस्टर प्रिंस प्लस कुछ और लोग थे, इन्होंने मिलकर रेप किया था। इस बात को, और अभी इसने 2025 में सुसाइड कर लिया है। वर्जीनिया ने 2025 में सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले इन्होंने एक बुक लिखी थी
नोबडीज गर्ल। बुक हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। और इस बुक में आरोप लगाया है। किस पर? प्रिंस पर। जिसकी वजह से पब्लिक प्रेशर, बाकी इंसाफ ना मिलना, इसी वजह से इनका रॉयल टाइटल, शाही उपाधि छीन ली गई। ठीक। प्रिंस एंड्रयू। नेक्स्ट है यूएनएफसीसी। एफसीसी की COP30 बैठक क्या है? पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो UN फॉर यूनाइटेड नेशंस, इतना तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। यूनाइटेड नेशंस। F फॉर फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है व्यवस्था। फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये है इसका फुल फॉर्म। COP30 क्या है? ये एक समझौता हो रखा है, विश्व के देशों ने समझौता किया था। COP30 में COP फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एक आध बार तो COP का फॉर्म भी पूछा गया है। तो इसका मतलब दलों का सम्मेलन। तो हर चीज के COP हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, सम्मेलन कोई भी हो सकता है उसमें नाम रखा जाए COP। यहाँ पर हम जब COP की बात आपसे कोई पूछे तो आप पूछिए किसका COP, तो बताएगा इसका, UNFCCC का। तो COP30, ये 30 बैठक हुई है। तो ये कहाँ हुई है बैठक? ये हुई है ब्राजील के बेलेम में। बेलेम कहाँ है? 2025 की बैठक हुई है ब्राजील के बेलेम में। और यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर मोदी जी नहीं गए थे। भारत को रिप्रेजेंटेटिव पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। टारगेट क्या रखे गए यहाँ पर? टारगेट है तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को सीमित करना, वैश्विक तापमान को। एक और टर्म यहाँ सुनने को मिलेगा, LMDC, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। नाम से समझ में आ रहा होगा, लाइक माइंडेड मतलब जिनकी समान सोच है। समान सोच वाले देश कौन से? विकासशील। इन्हीं का समूह है LMDC। इसमें शामिल देश कौन से हैं? जैसे चाइना इसी में है, ईरान है, नेपाल है, और इन सबको लीड कौन कर रहा है? भारत। तो भारत ने इन सबको लीड किया। और यहाँ पर कहा क्या
कि विकसित देशों को चाहिए, जो विकसित देश हैं, विकसित देशों को देना होगा कुछ चीजें, जैसे फाइनेंस, वित्त दें, मतलब लोन दें सस्ती दरों पर, टेक्नोलॉजी दें, जैसे कि सोलर टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती हो और हमारा क्षमता निर्माण करें, और इन सब के लिए चाहिए पैसा। तो बेसिकली विकासशील देश विकसित देशों से मांग रहे हैं पैसा, टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग। तीनों बातें याद रखी, हर समय ये काम आएंगी जब भी सम्मेलन होता है। ले देख के बात क्लाइमेट फाइनेंस पर ही घूम रही है, ठीक है। तो इन मामलों में विकसित देश सहायता करें, किसकी? हम लोगों की, जो विकासशील देश हैं। क्यों? क्योंकि जो ये चूंकि बैठक जो है वो क्लाइमेट की है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के है, और क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया गया औद्योगिकरण के दौर में। अब औद्योगिकरण कब हुआ था? 18 और 19 सेंचुरी में, 18वीं और 19वीं सदी में। सबसे ज्यादा किसने किया पॉल्यूशन? विकसित देशों ने। तो भुगतान कौन भरे? जो विकसित देश हैं। इसको बोलते हैं पोल्यूटर पे। पोल्यूटर मस्ट पे, मतलब जो पोल्यूशन किया है जिसने, वो भुगतान करे। पोल्यूटर मस्ट पे। कारण क्या है? जो हमारे यहाँ के गरीब जो लोग हैं, गरीब जनसंख्या है, सबसे ज्यादा प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ रहा है। क्यों? जबकि उन्होंने उतना CO2 का उत्सर्जन भी नहीं किया, लेकिन झेल सबसे ज्यादा वो रहे हैं। तो उनकी सहायता के लिए कम से कम विकसित देश कुछ पैसा दें, ताकि हम उनके लिए कुछ काम कर पाए। यहाँ पर भारत ने अपनी बात कोट की है। जैसे भारत ने अपने लक्ष्य घोषित किए थे, इनको बोला जाता है INDC। विश्व में सभी देशों ने अपने अपने INDC घोषित किए थे। एक फ्रेमवर्क हुआ था पेरिस समझौता, पेरिस समझौते के तहत। बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। कब का है? 15 का है। इसके तहत भारत ने घोषित किया था अपना लक्ष्य, क्या? कि गैर जीवाश्म ईंधन की मात्रा हम 50% कर लेंगे। कब तक? 2030 तक। और 2030 के बजाय हमने 2025 में ही प्राप्त कर लिया है। मतलब हमारे यहाँ जितनी विद्युत बन रही है उसका 50% जो विद्युत है वो गैर जीवाश्म स्रोतों से आती है। मतलब वहां पर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि कोयला है या ऑयल है, जो ऑयल तेल है वो। तो भारत की ये उपलब्धि है, इससे सबको सीखना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ फ्रेमवर्क अपनाए गए। यहाँ पर जो क्या अपनाया गया या क्या नई घोषणाएं हुई इस जो डील हुई, जो सम्मेलन हुआ, बैठक हुई, उसमें एक हुआ जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। जस्ट का मतलब यहाँ न्यायपूर्ण से है, ठीक है, न्याय संगत। जस्ट का मतलब होता है न्याय संगत। ट्रांजिशन का मतलब संक्रमण, मैकेनिज्म मतलब विधि या क्रियाविधि। इसकी शुरुआत की गई है। इसका मतलब क्या हुआ? किस चीज का संक्रमण है? ट्रांजिशन का मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है। किस? तो ये फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की ओर जाना है। नॉन फॉसिल फ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी बढ़िया लिख सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा।
ठीक है। तो ये संक्रमण हमें करना पड़ेगा। कौन करेगा इसके लिए? तो जो हमारा समाज है, लोग हैं, फॉसिल फ्यूल का मतलब हम लोग कोयला का इस्तेमाल जो करते हैं, कोयला वाली जो बिजली यूज़ होती है, पेट्रोलियम जो यूज़ होता है, इसका इस्तेमाल कम करना है और इसका यूज़ बढ़ाना है रिन्यूएबल का, जैसे कि सोलर पावर का, जैसे कि विंड एनर्जी है या न्यूक्लियर एनर्जी है। इनका उपयोग हमें करना है। तो जो संक्रमण करेंगे तो इसमें क्या होता है, लोगों को झेलना पड़ता है, बहुत समस्या होती है। तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए। कौन झेलेगा? जो हमारा कमजोर वर्ग है, सुभेद्य वर्ग है। कौन? जो सुभेद्य वर्ग है। सुभेद्य वर्ग कौन सा है? जो लेबर क्लास है हमारा, ठीक है, जो हमारे समुदाय हैं, गरीब समुदाय है, ठीक है। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाई जाए, इसको एक्सेप्ट किया गया है। दूसरी क्या व्यवस्था अपनाई गई है यहाँ पर? ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर, नाम याद रखेंगे इसका, ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर। देखिए, नाम से स्पष्ट है इसमें, वैश्विक स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करना है। इम्प्लीमेंटेशन को, कि देश कितना अपना टारगेट प्राप्त कर रहे हैं, कोई देश कितना लक्ष्य प्राप्त कर पा रहे हैं, इसको ट्रैक करना। तो इससे क्या होगा, जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का हमने टारगेट रखा है, इसकी निगरानी हो पाएगी। मूल नाम याद रखना, आपसे यही पूछा जाने वाला है। थर्ड है मिशन टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लॉन्च किया गया, और 2050 तक जीवाश्म ईंधन की समाप्ति। का शिक्षा के समाप्ति के लक्ष्य पर सहमति बनी, समाप्त नहीं करेंगे, इस पर सहमति बनी है। और एक एक्शन प्लान घोषित हुआ, बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान। बेलेम क्या है? जहां पर सम्मेलन हुआ उसका नाम है बेलेम, और मेन है हेल्थ एक्शन प्लान, जो आपको याद रखना है। कोई आपसे पूरा पूछेगा तो आपको इससे याद आ जाना चाहिए कि ये सम्मेलन ब्राजील में हुआ था और किससे जुड़ा हुआ है। 6 क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर इनिशिएटिव। फॉरएवर इनिशिएटिव, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है जो अब तक हुआ है, इसकी लॉन्चिंग की गई है। क्या है ये? जो उष्णकटिबंधीय, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसका मतलब हुआ उष्णकटिबंधीय वन। इनको बचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इन लास्ट सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अगली बैठक, अगला सीओपी क्या होगा? 30 हो रहा था, ये सीओपी 31। ये कहाँ होगा? नेक्स्ट बैठक होगी तुर्की में, इंग्लिश में टर्की, ठीक है। नेक्स्ट बैठक होनी है टर्की में। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।